ओम्स क्लासेस, आपके करियर का सच्चा पथ प्रदर्शक, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी एम्स 11th एंड 12th। हाँ जी, तो स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख रहे थे कि यदि चार्ज हमारा कंटिन्यूस वे में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, और उसमें हम लोगों ने कुछ टर्म्स के बारे में देखा था। वहाँ पे हम लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसके बाद एरियल चार्ज डेंसिटी और उसके बाद हम लोगों ने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में देखा था कि उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि कोई भी यदि बॉडी हमको दिया हुआ है सो उसके कारण कोई कंटिन्यूस बॉडी पे चार्ज है, किसी बॉडी पे हमारा कंटिन्यूस चार्ज है, उसके कारण यदि किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सो व्हाट इज़ द मेथड। उसके बाद हमने उसको निकाला भी था और उसके बाद फिर मैंने कुछ स्टेप्स लिखवाए थे कि यदि कोई भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ हो सो क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ये सारे कुछ जानने के बाद हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, जिसमें हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, उस एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने लिया था कि हमारे पास एक लीनियर चार्ज है ऐसा दिया हुआ, ऐसा कुछ पॉजिटिव चार्ज है और इसका लेंथ दिया हुआ था L। अब चूंकि ये ऐसा हमारा वायर है तो इसके दो पोजीशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक क्या हो सकता है, इसका एक्सियल पोजीशन, और दूसरा हो सकता है इसके परपेंडिकुलर में, मतलब इसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन। कहीं भी हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है कि इस वायर के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। मैंने इसको क्या किया था एक सेक्शन में, पिछली क्लास में हम लोगों ने केवल और केवल एक्सियल पॉइंट पे हमने एक पॉइंट लिया था और उस पॉइंट पे हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था इसकी वजह से। और इसका डिस्टेंस क्या दिया हुआ था, इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से देखोगे इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस दिया हुआ था E, और इस पॉइंट P पे लेट्स से द नेम ऑफ दिस वायर इज AB। इस वायर के कारण हम लोगों ने इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और उसका वैल्यू आया था लैम्डा बाई सम 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई A माइनस 1 बाई A प्लस L, है ना। lambda by it's not 2 pi, this is going to be 4 pi, sorry, so this is lambda by 4 pi epsilon naught 1 by A minus 1 by A plus L। इसके कारण अब एक ऐसा केस हम ले सकते हैं इसमें, है ना। आज थोड़ा सा इस डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सपोज यदि हम मान लें कि इस वायर का लेंथ जो है अभी L है और इधर से इसको मैंने एक्सटेंड करना शुरू किया और ये वायर जो है ये कहाँ तक चला गया, इन्फिनिटी तक। ये वायर जो है हमारा इन्फिनिटी तक चला गया। यदि मैं बोलूँ कि दिस L टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस L इज गोइंग टू टेंड टू इन्फिनिटी, इफ L टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये L जो है ये इन्फिनाइटली लॉन्ग हो गया इस वे में, है ना। इस वे में आपका क्या हो गया, ये पूरा इन्फिनाइट तक चला गया। इस एक्सप्रेशन को देखें, इस एक्सप्रेशन में क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि A प्लस L इज ऑल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी में यदि कोई नंबर जोड़ भी दूँ सो वो इन्फिनिटी ही होगा। और आप यहाँ से एक्सप्रेशन देखोगे 1 बाई इन्फिनिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। दिस एक्सप्रेशन बिकम्स E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। कहने का मतलब ये है कि एक्सियल पोजीशन पे एक एंड से ए डिस्टेंस पे यदि हम किसी वायर के इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू होता है E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ये हमारा लास्ट क्लास का था। इसमें थोड़ा सा हमने केवल एक केस ये डाल दिया है ना, ये केस डाल दिया है, आप इसको केस लिख लो, केस इफ L टेंस टू इन्फिनिटी। कुछ इस टाइप का केस हमारा है। अब आते हैं थोड़ा सा इसके जनरल पॉइंट पे कि कोई मेरे को वायर दिया हुआ है, सपोज कोई सा भी वायर है और इसके कारण किसी एक ऑर्बिट पॉइंट पे हमको निकालना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। उस केस को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर at a given point, कुछ इस टाइप से हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं। इसका डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास एक वायर है
लेट्स से दिस इज द वायर और इस वायर पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा पॉजिटिव चार्ज इसका दिया हुआ है और मैं बोलूँ कि आप इस वाले पॉइंट पे ना, इस वाले पॉइंट P पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो इसके कारण, और फिर क्या दिया रहेगा आपको कि ये जो P है इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेट्स अज्यूम दैट दिस डिस्टेंस एज E। अब इसके कारण, इस वायर के कारण यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। और क्या इन्फॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, एक और इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कि ये जो वायर है इस पॉइंट पे कुछ एंगल आपका θ2 बनाता है और इस साइड से देखें तो ये एंगल θ1 बनाता है। सो ये इन्फॉर्मेशन, इतना इन्फॉर्मेशन आपको यदि दिया हुआ है, सो इस वायर के कारण यहाँ पे यदि मेरे को निकालना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। सो आपको स्टेप याद होगा, पहला स्टेप क्या था, और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी सपोज दिया हुआ है लैम्डा। सो पहला हमारा स्टेप था लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना। सो यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी हमको दे रखा है कि इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है हमको लैम्डा दिया हुआ। सो पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप में ये था कि हम लोगों को एक एलिमेंट लेना है, एक एलिमेंट लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे क्या लगाना है, एक एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है क्योंकि एलिमेंट को हम लोग एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं। सो उसके लिए पहले हमको एक एलिमेंट ढूंढना होगा। सो कहीं पे भी मैंने एक सपोज मैंने एक यहाँ पे जो है वो एक एलिमेंट ले लिया एंड लेट्स कॉल दिस लेंथ एज dl और लेट्स से dx, वेरिएबल अच्छा है dx, इसका हमने लेंथ मान लिया dx। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, हमको इस लेम्डा को इस dx और q के टर्म में हमको लिखना है। सो सपोज इस पे मेरा चार्ज क्या है, इसमें चार्ज मान लेता हूँ dq। सो आपको डिफिनीशन याद होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी में हम लोग कैसे लिखते थे। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी यदि लेम्डा है सो दिस कैन बी रिटन एज dq बाई dx। और यहाँ से मैं बोलूँ कि अच्छा भैया बतलाओ इस एलिमेंट पे कितना चार्ज है। सो इस एलिमेंट पे चार्ज यदि मैं इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके लिखूँ सो लिखूँगा dq इज इक्वल टू लेम्डा dx। ये निकल गया, एक स्टेप हो गया कि जो मैंने एलिमेंट चुना उस एलिमेंट पे कितना चार्ज है। सो जो मैंने एलिमेंट चुना उस एलिमेंट पे मेरे को चार्ज निकल गया। ठीक है, चार्ज तो मेरे पास है अब dq। सो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू this element at this point. So let's call this as dE। d क्यों, d इसलिए क्योंकि ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है और बहुत छोटे से एलिमेंट के कारण हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। सो वी कॉल इट dE। सो d यदि मैं निकालूँ विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला जो हम लोग पहले भी काम कर चुके हैं, सो इस d का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा देख के बतलाओ d का वैल्यू क्या होगा, कैसे लिखेंगे। सो चार्ज और लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस एज r। सो क्या लिखेंगे हम लोग, सो चार्ज k इंटू डी क्यू, k इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। सो चलो लिखते हैं फॉर्मूला। सो दिस इज गोइंग टू बी k टाइम्स डी क्यू बाई आर स्क्वायर। चलो डी क्यू का वैल्यू रखते हैं। सो k इंटू लेम्डा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, सो हमारा तीसरा स्टेप क्या था, अगला स्टेप था कि यदि हमने d निकाल लिया है, सो d निकाल लिया है, सो उसको हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, मतलब x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, जहाँ पे जैसा रिक्वायरमेंट, यदि करने की ज़रूरत है सो करेंगे, नहीं करने की ज़रूरत है तो नहीं करेंगे। सो यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे आपका जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं सबके कारण E का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो हम सबको डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाएंगे। सो हमें क्या करना होगा, जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे सारे एलिमेंट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उनको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करना होगा। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना एक कार्टेशियन सिस्टम डिफाइन करेंगे। सो कार्टेशियन सिस्टम कैसे डिफाइन करेंगे, सो मैं मान लेता हूँ कि लेट्स से दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज माई वाई एक्सिस। So this is going to be my y-axis,
ये हमारा y एक्सिस हो गया। अब किसी एक एंगल को वेरिएबल को मान लेते हैं, लेट्स से दिस एंगल इज माय थीटा, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी माय थीटा। सो डी का यदि हम कंपोनेंट लें इस साइड में रिजॉल्व करें, सो दिस इज गोइंग टू बी डी साइन थीटा एंड वी कॉल इट एज डी एक्स। और इस डायरेक्शन में करें सो ये हो जाएगा हमारा डी कॉस थीटा एंड लेट्स कॉल दिस एज डी वाई। क्लियर ही होगा। ये चूँकि x डायरेक्शन में है सो इसको हम लोग बोलेंगे ये मेरा d का x कंपोनेंट है, ये y डायरेक्शन में है सो ये मेरा d का y कंपोनेंट d cos थीटा। सो हमने इसका d को हमने दो भागों में रिजॉल्व कर दिया, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। सो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसके हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि x डायरेक्शन में मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सो नेट करने के लिए क्या हमारा रूल है, नेट करने के लिए क्या रूल है, एक एलिमेंट के कारण हमने निकाल लिया है। सो ऐसे हमको हर एक एलिमेंट के कारण निकाल के सबको जोड़ना होगा। और जोड़ने के लिए चूंकि हमारा कंटिन्यूअस सिस्टम है सो जोड़ने के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन। सो यदि हमको x कंपोनेंट में यदि x डायरेक्शन में यदि हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा सो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और लिखता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इन x डायरेक्शन। यदि x डायरेक्शन में हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम लिखेंगे Ex इज इक्वल टू क्या करेंगे, DEx। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे, वो दांत वाला राक्षस यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सांप यूज़ करेंगे, है ना। अपने नाथ देवता को लेके आएंगे, मतलब इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। सो यहाँ पे ये वाला समेशन कभी यूज़ नहीं होगा, भूल के भी यूज़ नहीं करना है। ये कहाँ पे होता है, जब सिस्टम हमारा डिस्क्रीट होता है तो यहाँ पे वहाँ पे हम लोग इस सिंबल का यूज़ करते हैं। जब हमारा सिस्टम कंटिन्यूअस हो सो वहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। सो जोड़ना है, ये सम ही है, इसके बारे में मैंने बताया भी था कि सम होता है आपका समेशन। सो समेशन को हम लोग एस से लिखते हैं और इसी को थोड़ा सा स्ट्रेच किया हुआ है सो ये बन गया ऐसा। सो इसका मीनिंग बस एक ही है, समेशन, है ना। सो इसको हम लोग को जोड़ना है। सो एक एलिमेंट के कारण हमने निकाल लिया, वैसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, सबका एक कंपोनेंट होगा और सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वैल्यूज़ को रखते हैं, जो भी हमारा वैल्यूज़ आया हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। सो d हमको पता है, सो d इज गोइंग टू बी DEx। सो DEx कितना है हमारा, DE साइन थीटा। सो दिस इज गोइंग टू बी DE साइन थीटा। चलो आगे आते हैं। अब इसके बाद यदि मैं कैलकुलेट करूं सो मैं लिखूंगा Ex इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ D साइन थीटा। चलो अब सबका वैल्यू रख लेते हैं, D का वैल्यू रखते हैं, D यहाँ से रखते हैं। सो हो जाएगा K लेमडा dx बाई आर स्क्वायर। हाँ जी, अब बतलाओ साइन थीटा का वैल्यू। देखो यहाँ से दिस इज थीटा, सो ऑब्वियसली हमने dx एलिमेंट लिया है, सो मैं मेजरमेंट यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी माई x, है ना। सो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, सो ये x और ये हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज r। सो साइन थीटा इज गोइंग टू बी x बाई r। सो चलो रखते हैं यहाँ पे वैल्यू x बाई r। So this value, this is going to be equal to integral of k lambda x dx by r cube, है ना। अभी भी देखो प्रॉब्लम क्या है, यदि आप इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत जानते हो सो इंटीग्रेशन में क्या होता है, सारे वेरिएबल जितने भी वेरिएबल हैं, जो भी वेरिएबल होंगे वो एक होने चाहिए, अलग अलग टाइप के वेरिएबल नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा डायग्राम को देखते हैं। यदि मैं ये एलिमेंट यहाँ पे चला है सो मेरा x चेंज होगा, सो ये भी एक वेरिएबल है। और यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखें तो मेरा r भी चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल काम कर रहे हैं इस इंटीग्रेशन में। सो इस इंटीग्रेशन में देखें तो मेरा x भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है, और दो वेरिएबल को हम एक इंटीग्रेशन के अंदर हैंडल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि इस वेरिएबल को, ये जो है हमारा x और r में से एक को हटाना पड़ेगा, या इसको किसी और तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में लेके जाएं और मतलब x को
कोई एक और तीसरा वेरिएबल ले लें, x को भी उस वेरिएबल के फॉर्म में लिखें, r को भी उस वेरिएबल के फॉर्म में लिखें। वैसा करने के लिए हम लोग देखें यहाँ पे, तो हमारे पास एक कंडीशन बनता है जहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इस r स्क्वायर को भी लिख सकते हैं, r क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, चलो अभी मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में देखें, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। सो यहाँ से यदि हम वैल्यू रखें तो लिखेंगे के लेमडा एक्स डी एक्स। मैं इस r को x के टर्म में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इस r को हटा के मैं x के टर्म में ला रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस a। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो इस r क्यूब को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इस इंटीग्रेशन में देखोगे कि कांस्टेंट, लेमडा कांस्टेंट, x मेरा एक वेरिएबल है, dx है, a कांस्टेंट x वेरिएबल है। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन अब जो है वो एक वेरिएबल में आ चुका है। अब इसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। यदि आपने यहाँ तक लिख लिया है तो इसका मतलब है कि आपको फिजिक्स समझ में आ गया है। यदि इसके बाद आप नहीं कर पाते हो तो इसमें फिजिक्स का कोई दोष नहीं है ना, आप फिजिक्स को ब्लेम नहीं कर सकते। यदि इसके बाद आपको कैलकुलेशन करने नहीं आता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है। इसके बाद फिजिक्स का कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे जितना भी कर रहे हैं इसमें कोई फिजिक्स का रोल नहीं है। फिजिक्स कहाँ तक है, फिजिक्स भैया यहीं तक है। यहाँ तक यदि आपने लिख लिया है तो ये आपका फिजिक्स का पार्ट है। इसके बाद जितना काम करेंगे हम लोग सब कुछ मैथमेटिक्स है। यदि आपको इसका डेरिवेशन करना नहीं आता है तो मैथ्स पे थोड़ा आपको फोकस करना होगा, इंटीग्रेशन थोड़ा आपको सीखना होगा। सो मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने का तरीका बतला रहा हूँ। सो एक इंटीग्रेशन में एक चैप्टर होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि यदि जो हमारा इंटीग्रेंट है, जो हमको ये दिया हुआ है, यदि मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ तो इसमें कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करूँगा और इसको सिंप्लीफाई करके इसको इंटीग्रेशन के लायक में इसको बनाऊँगा। सो चलते हैं, कुछ हम लोग एज्यूम करते हैं, है ना, और कुछ सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे फॉर्मेशन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे कौन सा आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या मानेंगे इसको हम, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉस थीटा और जो भी है। तो इसमें फॉर्मेशन देखेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है प्लस साइन के साथ, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मतलब यदि मैं x को a टैन थीटा मान लूँ, x को यदि मैं a टैन थीटा मान लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर मेरा कॉमन हो जाएगा और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा टर्म बन जाएगा हमारा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा या a सेक थीटा का होल स्क्वायर, 2 कैंसिल। सो यहाँ से हो जाएगा a क्यूब सेक क्यूब थीटा। सो ये टर्म मेरा जो इतना कॉम्प्लेक्स है वो काफ़ी सिंपल हो जाएगा। सो चलते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो लेट x इज इक्वल टू a टैन थीटा, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमको dx का वैल्यू भी रखना होगा, है ना। यहाँ पे dx को भी हमको उस जो भी हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया है थीटा के टर्म में, सो इस थीटा के टर्म में इस dx को भी रखना होगा। तो इस फंक्शन को हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। सो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a टैन थीटा का यदि डिफ्रेंशिएशन आपको याद होगा, सो टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। सो दिस इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हमारा एक प्रोसेस हो गया, हमने dx का वैल्यू निकाल लिया और x का वैल्यू हमने ये रखा। अब ये सारे वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो ex इज इक्वल टू इंटीग्रल k लेमडा x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू a टैन थीटा इंटू dx इज इक्वल टू क्या रखेंगे, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे मैंने बतलाया कि x इज इक्वल टू यदि a टैन थीटा रखेंगे तो a स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, a सेक थीटा का होल स्क्वायर, 2 कैंसिल, a क्यूब सेक क्यूब थीटा। सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा कॉपी पे आप लोग खुद से करके देखिएगा, a क्यूब सेक क्यूब थीटा, है ना। देखो इसमें कुछ कटेगा क्या, पक्का कटेगा, 1 2, तो यहाँ पे 2 चला जाएगा, 1 बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक थीटा।
चलो अब क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, वेरिएबल को इंटीग्रेशन के अंदर रहने देंगे। मेरा के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट ऊपर में और कोई कांस्टेंट नहीं है, नीचे में एक ए बचा हुआ है, ए लगा दिया, इंटीग्रेशन ऊपर में बचा tan थीटा डी थीटा, tan थीटा डी थीटा, नीचे में बचा सीक थीटा। चलो थोड़ा और देखते हैं। tan theta is sin theta by cos theta and this is 1 by cos theta. So cos theta cancel, integration बचेगा sin theta. So this is going to be integral of k lambda by a integral of sin theta d theta. अब देख लो यहाँ से कितना इजी हो गया। एक ये इंटीग्रेशन था जिसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पे देखें सो इसको आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो द फार्मूला ऑफ इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सो डायरेक्ट एक लाइन में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो ये जो प्रोसेस है ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का पोर्शन है। मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये नॉलेज आपको होना चाहिए इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। सो के लेम्डा बाई ए साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ से देखो कि ये जो मैंने एज्यूम किया है क्या ये डायग्राम में एग्जिस्ट करता है। मैंने तो यहाँ पे देख के अपना कर लिया, क्या ये यहाँ पे काम करता है। सो यहाँ से यदि मैं लिखूँ tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे काम कर रहा है। सो tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो इस डायग्राम पे ये मेरा होल्ड भी कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो थीटा है यही वाला थीटा मेरा यहाँ पे भी हमने मान लिया है ना। सो इस थीटा पे यदि हम लोग काम करें और अब इसको यदि इंटीग्रेट करना है, सो इस थीटा का लिमिट क्या होगा। सो आपको पता है कि थीटा जो है यदि हम इस साइड में जाएं तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस थीटा 1, और इस साइड में जाएं तो दिस इज प्लस थीटा 1। सो यहाँ पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लिमिट को कैसे रखना। आप गलती से भी इसको थीटा 1 से थीटा 2 मत कर देना, क्योंकि हमारा जो लाइन है इस लाइन से मेजरमेंट हमारा स्टार्ट है, और इस लाइन के यदि एक साइड में हमारा एंगल पॉजिटिव है तो दूसरे साइड में जब हम एंगल को मेजर करेंगे तो मेरा निगेटिव वैल्यू होगा, है ना। सो यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस थीटा 1 से लेके प्लस थीटा 2 तक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज़ कैसे रखेंगे इसके लिमिट को। सो चलिए आगे अब इसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला तो आपको पता ही है। सो के लेम्डा बाई ए साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट रखेंगे माइनस थीटा 1 से थीटा 2। अब इस वैल्यू को रखें सो क्या हो जाएगा, के लेम्डा बाई ए, इस वैल्यू को रखें सो कॉस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ, सो इसको वैल्यू रखेंगे सो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। एक्चुअली में होगा क्या, यहाँ पे रखेंगे सो माइनस कॉस थीटा 2 और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। सो मैंने थोड़ा सा अरेंज कर दिया और कुछ नहीं किया है। सो दिस इज के लेम्डा बाई ए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सो हमको क्या मिला, सो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। सो हमको एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। लो भैया एक्स डायरेक्शन में हमको एक्स कितना मिला है। सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी के लेम्डा बाई ए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सो ये मेरा ई एक्स का वैल्यू हो गया। सो एक पार्ट हमने कर लिया कि एक्स डायरेक्शन में नेट ई का वैल्यू क्या होगा। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अब इस वाई डायरेक्शन में भी करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इन द एक्स डायरेक्शन। सो दिस पॉइंट इज माई पी। सो एक्स डायरेक्शन में मैंने निकाल लिया। अब ऐसे ही कैलकुलेशन हम लोग वाई डायरेक्शन के लिए भी करेंगे। सेम प्रोसीडियर होगा, ऐसा कुछ इसमें अलग नहीं होगा। सो मैं लेके चलता हूँ। आगे की तरफ। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन एट पॉइंट पी। सो चलो देखते हैं। सो क्या लिखेंगे, ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ
डी ई वाई, डी ई वाई को हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे सारे एलिमेंट के कारण जो भी हमारा डी ई वाई होगा। देखो डी ई वाई का वैल्यू क्या है, डी ई कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे डी ई कॉस थीटा। अब डी ई का वैल्यू क्या है जानते हैं, सो डी ई का वैल्यू है के इंटू लेमडा डी एक्स बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर। अब फिर से अब क्या वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, अब cos थीटा का वैल्यू रखेंगे और cos थीटा का अगला वैल्यू रखते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी के लेमडा डी एक्स बाई आर स्क्वायर, चलो cos थीटा। सो cos थीटा इज गोइंग टू बी, दिस इज a बाई आर, सो दिस इज गोइंग टू बी a बाई आर। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू के लेमडा a dx बाई आर क्यूब, के लेमडा ए डी एक्स बाई आर क्यूब। चलो आगे का कैलकुलेशन बढ़ाते हैं। सो ई वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, ई वाई का वैल्यू आर क्यूब का भी वैल्यू रख लेंगे, सो वही आर का वैल्यू रखेंगे। सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ के लेमडा ए डी एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। फिर से हम लोग वहीं पे आ गए है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। सो इसमें भी सेम काम करेंगे, x इज इक्वल टू, सो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन का लिखता हूँ। सो लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा। सो मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्योंकि पहले कर रखा है, सो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ dx इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। अब यहाँ से यदि मैं वैल्यू रखूँ, सो ये मेरा क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ के लेमडा ए इंटू डी एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, इसको रखूँ सो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी ए क्यूब सेक क्यूब थीटा। देखो कुछ कटेगा, यहाँ पे ए बचेगा सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। सो इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। सो के कांस्टेंट, लेमडा कांस्टेंट, ये तो कट गया, ये कट गया, ये कट गया। सो इधर में कुछ नहीं बचा, ऊपर में बचा डी थीटा डिवाइडेड बाय, इधर में देखें सो ए बचा है कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, और क्या बचा सेक थीटा। और इसको और लिखेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा, तो cos थीटा ऊपर, सो जाएगा के लेमडा बाई ए इंटीग्रल ऑफ cos थीटा डी थीटा। देखो कितना सिंपल हो गया, वेरी सिंपल, है ना। सो यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। अब इसमें लिमिट रखेंगे, सो फिर से लिमिट क्या होगा मेरा, कहाँ से चल रहे हैं, -θ1 से +θ2। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है sin थीटा। सो दिस इज गोइंग टू बी के लेमडा बाई ए एंड दिस इज गोइंग टू बी sin थीटा एंड दिस इज -θ1 और ये हो जाएगा +θ2। इस वैल्यू को मैं आगे रखूँ, सो हो जाएगा के लेमडा बाई ए, यहाँ पे ये वैल्यू रखूँगा पहले, सो हो जाएगा sin θ2, और यहाँ पे रखूँगा तो माइनस साइन ऑफ -θ1। अब देखो साइन ऑफ माइनस थीटा इज गोइंग टू बी माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस। सो हमारा जो ई वाई है वो क्या आ जाएगा, के लेमडा बाई ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। सो यहाँ पे हमारा ई वाई निकल गया। यदि मैं बोलूँ कि अब ई जो है, इस ई का वैल्यू क्या होगा, सो क्या करेंगे हम लोग, आई हैट जी हैट लगा देंगे, बन गया वेक्टर में, और क्या, इतना सिंपल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो भैया मेरा जो ई होता है ना वेक्टर में, इसको ऐसे लिखते हैं ई एक्स आई हैट और ई वाई जे हैट।
अब ई एक्स का वैल्यू आपको पता है, चलो रख दो। सो के लेमडा बाई ए यहाँ पे हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2 आई हैट, और प्लस ई वाई भी आपको पता है वहाँ पे। सो दिस इज के लेमडा बाई ए, फिर क्या हो जाएगा साइन θ1 प्लस साइन θ2 जे हैट। लो भैया निकल गया ई का वैल्यू। सो हमसे यदि पूछा गया है कि किसी वायर के कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है, सो इसके कारण यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। सो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, है ना। सो ये एक जनरल फार्मूला हुआ। जनरली जो भी सवाल बनते हैं, इस जनरल फार्मूला पे सवाल नहीं बनाया जाता। मैंने जनरल डेरिवेशन कर दिया है ना। सो जो सवाल होते हैं वो काफ़ी पर्टिकुलर होते हैं। सो इसमें हम लोग कुछ स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। सो अभी लिखते हैं स्पेशल केसेस। इसमें कुछ स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो स्पेशल केसेस क्या क्या है जहाँ पे हमसे सवाल पूछे जाते हैं और जहाँ पे सवाल फॉर्म किए जाते हैं। इनफैक्ट आप बोल सकते हो जितने भी सवाल फॉर्म किए जाते हैं वो उसी स्पेशल केसेस पे होता है। सो स्पेशल केस में मैं यूज़ करता हूँ पहला। सो लिखते हैं केस 1। सो पहला केस मैं बोलूँ कि ये जो पॉइंट है इस वायर के एक एंड पे हो। मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये जो पॉइंट है ये वायर के एक एंड पे हो, है ना। और ये जो वायर है इधर में इन्फिनाइटली लॉन्ग हो। कितना हो? इन्फिनाइटली लॉन्ग हो, और इस पे चार्ज दिया हुआ हो, और इस पे चार्ज डेंसिटी भी लेमडा हो। ये डिस्टेंस ए है, ये पी है, और इस वायर के कारण आपको उस पॉइंट पी पे जो है वो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो यही वाला केस है। अब थोड़ा इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या इस केस में वैल्यूज़ हम लोग कैसे कैसे रखेंगे। ये वाला पॉइंट यदि यहाँ पे चला आए, सो इस θ1 का वैल्यू क्या होगा। सपोज़ मैं इस पॉइंट को यहाँ से जो है ना थोड़ा शिफ्ट करता हूँ और आपको वैल्यू दिखलाता हूँ। ये पॉइंट मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। देखो θ का वैल्यू घट गया, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे लेके आऊँ और घट गया। यदि मैं एग्जैक्टली यहीं पे ले आऊँ तो दोनों लाइन सेम हो जाएगा। इसका मतलब कि ये θ1 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर। यदि ये पॉइंट शिफ्ट करता हुआ यहाँ पे चला है, सो ये लाइन दोनों लाइन ये दोनों कोलैप्स कर जाएंगे, ये दोनों लाइन कोलैप्स कर जाएंगे। सो दिस θ1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। चलो एक बात तो समझ में आ गई कि θ1 का वैल्यू इस केस में जो है हमारा 0 हो जाएगा। अब इस केस में यदि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए, यहाँ तो मेरा फाइनाइट लेंथ था, सो इसका वैल्यू θ2 था। सो इस केस को भी समझते हैं कि इसमें आके हमारा वैल्यू जो है वो θ2 का वैल्यू क्या लेंगे। सो यदि ये थोड़ा सा और लंबा हो जाए, मान लो यहाँ पे चला है, देखो θ2 बढ़ गया, है ना। तो θ2 आपका क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा, और जब ये इनफाइनाइट पे जाएगा सो ये ऑलमोस्ट ऐसे पैरेलल हो जाएगा। सो दिस θ2 इज गोइंग टू बिकम 90 डिग्री। सो हमारा क्या केस हो जाएगा, θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो चलो अब यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रखते हैं कि ई का वैल्यू हमारा क्या होगा। सो ई का वैल्यू रखेंगे, सो वैक्टर ई इज इक्वल टू, देखो के लेमडा बाई ये दोनों में कॉमन है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ के लेमडा बाई ए, और यहाँ पे है हमारा cos θ1 माइनस cos θ2। चलो रखते हैं θ1 इज इक्वल टू 0, सो cos 0 इज 1, θ2 इज इक्वल टू 90, सो cos 90 इज 0, सो दिस इज 0 एंड दिस इज cos 0 इज 1, सो 1 इंटू आई इज सिंपली आई हैट, है ना, और प्लस अभी इधर वाले में आता है। सो हम लोग के लेमडा बाई ये कॉमन ले लिए हैं, सो यहाँ पे आते हैं। सो साइन 0 इज 0 एंड साइन 90 इज 1, so this is 1 into j hat, so this is going to be simply j hat. So this is what is the expression, very simple expression, है ना। so ऐसे पॉइंट के कारण यदि आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए कि भैया यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताओ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यदि मेरे से पूछा जाए तो मैं बोलूँगा E इज इक्वल टू, आप जानते हो इसका कंपोनेंट का, सो 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट,
सो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ, वेक्टर में आप लोग ऑलरेडी बहुत काम किए हो. So this value is going to be k lambda root 2 by a. So this is what is the magnitude. So ये हमारा केस 1 हुआ, जिसमें ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट करके एक एंड पे चला जाता है और ये वायर मेरा इन्फिनाइटली लॉन्ग हो जाता है. सो वैसे केस में इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि हम मैग्नीट्यूड का बात करें सो k lambda root 2 by a होगा. वेक्टर फॉर्म में लिखें सो ये वाला फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल होगा, है ना. ये I प्लस जे क्या दिखला रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सो दिस इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन, मीन्स दिस इज गोइंग टू मेक एंगल 45 डिग्री. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ E. क्लियर. सो ये हमारा केस 1 हो गया. दूसरे केस में क्या हो सकता है, चलो दूसरा केस डिस्कस करते हैं. केस 2. दूसरे केस में बोलेगा कि एक वायर है और कोई पॉइंट दिया हुआ है P और इसका डिस्टेंस है A और इस पे चार्ज हमारा वही है सेम पॉजिटिव चार्ज और लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गोइंग टू बी लैम्डा. और ये वायर जो है इधर से इन्फिनाइट इधर से इन्फिनाइट. सो हमने देखा अभी कि कोई एंड यदि आपका इन्फिनाइट की तरफ जाता है सो ये एंगल किधर टेंड करता है, दिस एंगल. तो वहाँ पे हमने θ2 लिया है सो θ2 टेंड्स टू 90 डिग्री. इधर का देखें सो ये भी इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है. सो इधर में बात करें सो θ1 टेंड्स टू 90 डिग्री, है ना. सो ये केस क्या हो गया, इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर के कारण यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पे किसी कोई पॉइंट दिया है. सो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, केस 2. सो चलो दोनों केस में क्या रखेंगे, सो हम बोलेंगे देखो इस केस में θ1 भी 90 डिग्री होगा, θ2 भी हमारा 90 डिग्री होगा. इस फार्मूला में रखते हैं फिर से. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k lambda by a ले लिया. यहाँ से आते हैं सो cos 90 0, cos 90 0, मतलब ये काम खत्म. यहाँ पे आते हैं sin 91, sin 91 सो 1 + 1 इज 2. सो दिस इज सिंपली 2 j hat. सो लिख सकते हैं इसको 2k lambda by a j hat. मतलब इस पॉइंट पे यदि देखें सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, केवल और केवल जे डायरेक्शन में. सो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा वेक्टर ही होगा, बिकॉज हमने क्या माना है, सो दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. सो द ई फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. दूसरा केस हो गया. सो ये सारे केसेस काफ़ी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो आपका सेमी इन्फिनाइट जो पहला केस था उसको बोलते हैं सेमी इन्फिनाइट वायर और इसको बोलते हैं हम लोग इन्फिनाइट वायर. एक और केस डिस्कस करते हैं, वो भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ना. सो वो केस क्या है, सो वो केस है कि कोई आपका अभी जो है दो केस में हम लोगों ने इन्फिनाइट वायर के बारे में बात किया. अभी जो है इसमें हम लोग ऐसा ही फाइनाइट वायर लेंगे, लेकिन इसमें भी एक स्पेशल केस डालेंगे, एक स्पेशल कंडीशन डालेंगे. सो बोलेगा कि एक वायर है ना और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट P है, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है और ये डिस्टेंस है a. सो इसके कारण जो है ना आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलाओ. सो चूँकि ये और ये दोनों आपके सेम है सो दिस एंगल इज माई θ2 एंड दिस एंगल इज माई θ1. सो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा. कैसे भैया, ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ बराबर, तो ऑब्वियसली दिस लेंथ और ये एंगल भी दोनों में 90 डिग्री है. सो हमारा दोनों ट्रायंगल जो है वो कैसा हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया, है ना. सो उस थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं कि ये θ1 और ये θ2 दोनों मेरा बराबर हो गया. सो लेट्स एज्यूम दैट दिस θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू थीटा और कैलकुलेट करते हैं ये वाला फार्मूला. सो वेक्टर E इज इक्वल टू k lambda by a. अब यहाँ पे देखो
यदि मैं यहाँ पे θ1 की जगह थीटा रखता हूँ, सो cos थीटा माइनस cos थीटा दोनों कैंसिल आउट, काम खत्म इसका। यहाँ पे रखते हैं, सो sin थीटा प्लस sin थीटा इज 2 sin थीटा, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 sin थीटा और j हैट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2k लैम्डा बाई a sin थीटा j हैट। सो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, सो ये बोल रहा है j हैट, मतलब इस डायरेक्शन में हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। थोड़ा इसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं कि आखिर ऐसा y डायरेक्शन में क्यों आ रहा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यदि मैं एक एलिमेंट यहाँ पे लेता हूँ और इस एलिमेंट के कारण मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ यहाँ पे, सो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर। इसको बोल दिया मैंने Ex, इनफैक्ट DEx, और इसको DEy। क्या ऐसा ही एलिमेंट मैं सिमिलर यहाँ पे ले सकता हूँ, और इसके कारण यदि मैं यहाँ पे बनाऊँ, सो इसका भी जो DE है उसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट ऊपर। सो ये वाला कंपोनेंट जो है वो इसको कैंसिल आउट करेगा क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों में बराबर होगा। सो ये दोनों नलिफाई होंगे और इनका जो y कंपोनेंट है वो ऐड अप हो जाएगा, और ऐसे एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का यहाँ पे हमको करस्पॉन्डेंस दोनों साइड मिलेगा। सो इसको बोलते हैं हम लोग सिमिट्री। सो सिमिट्री में मैंने पहले भी बात किया था कि मैक्सिमम केसेस में जो है आपको सिमिट्री मिलता है, और सिमिट्री में कुछ कंपोनेंट जो है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं, और कैंसिल आउट करने से आपका जो कैलकुलेशन है काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जनरल हमको फॉलो क्या करना है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिले सो उसको हम लोग एक्स और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर दें, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पर कुछ सिमिट्री को ढूंढें। यदि ऐसा कोई सिमिट्री आपको मिल जाता है तो वहाँ पे देखें कि कौन सा जो कंपोनेंट है वो नलिफाई हो सकता है, मतलब आपके सिमिट्री में कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और आप आसानी से गेस भी कर सकते हो कि इस लाइन के कारण यहाँ पे नीट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। सो यहाँ पे हम लोग 3 केस डिस्कस कर लिए। एक हमारा जनरल फार्मूला था, सो दिस इज व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी गिवन पॉइंट ड्यू टू अ फाइनाइट लेंथ ऑफ अ वायर। उसमें हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा जो है वो कंडीशंस डालें कि वायर हमारा एक साइड से इन्फिनाइट हो, पूरा दोनों साइड से इन्फिनाइट हो, या फिर ये जो पॉइंट है वो इस फाइनाइट वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा हो। सो ये 3 केसेस हैं जिस पे जनरली सवाल फॉर्म किए जाते हैं। इस टाइप के जनरल फॉर्म पे सवाल बहुत कम मिलेंगे आपको, है ना, रेयर केसेस में ऐसे जनरल सवाल पूछे जाते हैं। सो जो 3 केसेस हमने डिस्कस किया है, इसी 3 केस पे आपके मैक्सिमम सवाल फॉर्म किए जाते हैं। सो इसको समझने के लिए एक आध दो प्रॉब्लम हम लोग जो है यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, आप पहला क्वेश्चन लिख सकते हो। सो पहला क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, उसको लिखिएगा। अ पॉइंट चार्ज स्मॉल q is placed at a distance small r from a very long charge thread of uniform linear charge density lambda. Find out total electric force experienced by the line charge due to the point charge, और ब्रैकेट में दिया हुआ है नेग्लेक्ट ग्रेविटी। सो इसमें एक बड़ा सा जो है एक की पॉइंट है, मैं उसको फिर से पढ़ता हूँ। सो दिया है अ पॉइंट चार्ज q is placed at a distance r from a very long charge thread. सो वेरी लॉन्ग कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इस वर्ड को आप कैसे समझोगे, वेरी लॉन्ग कहने का मतलब है कि दिस इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर। ये यहाँ पे एक की पॉइंट है। सो हमारा जो वायर है उसका लेंथ कितना है, इन्फिनाइटली लॉन्ग है। सो मैं यहाँ पे ऐसे लाइन बनाता हूँ और इसको डॉट डॉट, एंड लेट्स से दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन एज लैम्डा, है ना। और इस चार्ज से हमको r डिस्टेंस पे एक चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है r डिस्टेंस पे,
और पूछ रहा है कि ये वाला जो चार्ज है वो इस पे कितना फोर्स लगा रहा है। थोड़ा सा इसमें जो है ना ट्रिक है। जनरली क्या होता, मैं क्या पूछता, यदि सिंपल वे में पूछना होता तो मैं पूछता कि ये वायर जो है ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो टेक्निक क्या होता, इस वायर के कारण हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते जो अभी किया था, है ना। इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी के लेमडा बाय, या ऐसे लिख सकते हैं लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक्चुअली 2k लेमडा बाई आर था, सो मैंने इसको तोड़ के लिख दिया, k का वैल्यू रख दिया। सो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यहाँ पे हमने रख दिया। सो यहाँ पे E का वैल्यू निकल गया। और किसी चार्ज पे फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, दिस चार्ज इंटू E। सो फोर्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे रख लेता Q इंटू E और आसानी से निकाल लेता। बट यहाँ पे इस सवाल में ट्विस्ट क्या है, इस सवाल में ट्विस्ट ये चीज़ नहीं पूछा है, ये वाला बात नहीं पूछा है। उसने क्या पूछा कि ये वाला जो चार्ज है ये चार्ज इस वायर पे कितना फोर्स लगा रहा है। उल्टा सवाल पूछ दिया कि ये वाला चार्ज जो है इस वायर पे कितना फोर्स लगा रहा है। सो आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लूँगा और यहाँ से क्या करूँगा, इसके कारण इस पे फोर्स निकालूंगा और उस फोर्स के 2 कंपोनेंट लूँगा, एक x में और एक y में, और सबको ऐड कर दूंगा। हाँ, ये जनरल टेक्निक होगा। और क्या करेंगे इसमें कि इस चार्ज के कारण इसका एक एलिमेंट लेंगे, इस एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। और चूंकि ये एंगल में है तो इसका एक y कंपोनेंट और इसका एक x कंपोनेंट, x कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे, y कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ये एक सिंपल सा मेथड है। और यहाँ पे यदि हम एक ट्रिक यूज़ करें, सो हमारा ट्रिक क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। सो इस ट्रिक को यूज़ करेंगे। सो यदि इस वायर ने इस चार्ज पे इतना फोर्स लगाया है, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ इस चार्ज ने इस वायर पे इतना ही फोर्स लगाया होगा, है ना। तो हमें कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि द फोर्स अप्लाइड बाय दिस चार्ज ऑन दिस वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू Q into E, and the answer is going to be F is equal to lambda into Q by 2 pi epsilon naught R. No calculation. It's a trick. क्लियर है। सो यहाँ पे आपको जो ट्रिक है और जो कॉन्सेप्ट है वो लगाना है आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। तो आप लोग सोचते हो कि सर 12th में न्यूटन्स लॉ कहाँ से लगेगा, देखो लगा दिया। सो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो ये वायर यदि इस चार्ज पे इतना फोर्स लगाता है, सो ये चार्ज भी इस वायर पे उतना ही फोर्स लगाएगा। सो ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, है ना। सो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं उसको रीड करता हूँ। सो दूसरा क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स कैरिंग चार्जेस lambda 1 and lambda 2 per unit length. The separation between their axes is B. Find the magnitude of the force exerted on unit length of one due to the charge on the other. तो बोल रहा है कि मेरे पास 2 infinitely long वायर है and their axes are going to be separated by distance B. And let's say the charge density is given as lambda 1 and this is going to be lambda 2. So एक पे charge density आपका lambda 1 है और दूसरे पे charge density lambda 2 है. So let me read one more time. So 2 long straight parallel wires carrying charges lambda 1 and lambda 2 per unit length. The separation between their axes is B. इनके एक्सिस के बीच का सेपरेशन B दिया हुआ है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वन ड्यू टू द चार्ज ऑन द अदर. सो बोल रहा है क्या, आप इसमें से कोई वायर आप चुन लो. सो लेट मी फर्स्ट राइट, लेट्स से दिस इज वायर 1 एंड लेट्स कॉल दिस एज वायर 2. मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है. सो बोल रहा है कि आप किसी एक वायर के कारण दूसरे वायर पे जो उसका यूनिट लेंथ है उस यूनिट लेंथ पे आप फोर्स निकालो.
क्या करेंगे हम लोग? चूँकि ये हमारा मैंने यहाँ पे दिखलाया नहीं है, आप इसको दिखला सकते हो ऐसे डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन का मतलब क्या हो गया? दिस वायर इज इन्फिनाइटली लॉन्ग। इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर के कारण यदि मैं यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेता हूँ और इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू वायर 2। सो दिस इज गोइंग टू बी, लिखेंगे क्या? lambda by 2 pi epsilon naught, and this perpendicular distance is b, so nothing but this is going to be b। वही पुराना वाला फार्मूला अभी जो निकाला था। सो lambda by 2 pi epsilon naught b यहाँ पे होगा। और यदि मैं इसका यूनिट लेंथ ले लूँ, है ना, सो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा? यही तो होता है ना, lambda 2। सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी lambda 1। यूनिट लेंथ का जो चार्ज होगा, लेट्स कॉल इस पे जो हमारा चार्ज होगा इसको हमने बोल दिया dq। हमारा डेफिनेशन क्या होता है? lambda इज इक्वल टू dq बाई dl। और यदि ये l मेरा 1 हो जाए, यूनिट लेंथ हो जाए, हम सिंपली बोलेंगे कि यूनिट लेंथ पे जो मेरा चार्ज होगा, ये जो dq का वैल्यू होगा सिंपली lambda हो जाएगा। और चूंकि हम लोग इस वायर 2 के बारे में बात कर रहे हैं, लिखेंगे 2 और दिस इज 2। मतलब ये जो यूनिट लेंथ है, इस यूनिट लेंथ पे जो मेरा चार्ज है वो है lambda 2। इस यूनिट लेंथ पे यदि मैं फोर्स निकालने की कोशिश करूँ इसके कारण, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पता है और यहाँ पे चार्ज जो रखा हुआ है, चार्ज इतना है, फोर्स क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि मैं फोर्स लिखूँ, फोर्स इज इक्वल टू मैं लिखूँगा dq इंटू ई, और dq मेरा कितना है? lambda 2, और E कितना है? lambda 1 by 2 pi epsilon naught b। this is going to be lambda 1 lambda 2 by 2 pi epsilon naught b। this is the answer। काफ़ी सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका सवाल है। आज का हम लोग एक और सवाल कर लेते हैं, लास्ट सवाल है ना। बाकी के सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आज का लास्ट सवाल करते हैं। मैं सवाल को रीड कर रहा हूँ। सवाल है, टू इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज विथ इक्वल लीनियर चार्ज डेंसिटी lambda coulomb per meter are placed along the x and y axes। What is the electric field strength at an arbitrary point x, y। बोल रहा है कि मेरे पास दो इन्फिनाइटली लॉन्ग जो वायर रखे हुए हैं, और दोनों वायर कैसे हैं? एक हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और दूसरा हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग है। चलो पहले डायग्राम पर आते हैं। हमारा एक वायर जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और ये वायर कैसा है? हमारा इन्फिनाइटली लॉन्ग है। दूसरा हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और यहाँ से ये भी कैसा है? इन्फिनाइटली लॉन्ग है, और दोनों पे चार्ज ऐसा पॉजिटिव दिया हुआ है। दिस इज द ऑरिजिन। और बोल रहा है क्या कि आप एक कोई भी ऑर्बिट पॉइंट दिया हुआ है P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। इस पॉइंट पे आप जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड? इसको क्या करेंगे हम लोग? दो पार्ट में तोड़ देंगे। दिस इज वायर 1, दिस इज वायर 2, या दिस इज वायर 1, दिस इज वायर 2, किसी को मान लो। चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ। लेट्स से दिस इज वायर 1 एंड दिस इज वायर 2। ये वायर 1 हो गया, ये वायर 2 हो गया। अब हमको क्या निकालना है? वायर 1 के कारण मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। ये वाला डिस्टेंस हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए, है ना। ये डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए, और कोऑर्डिनेट से हम लोग जानते हैं क्या कि दिस इज x एंड दिस इज y। यदि ये x है तो ये भी x होगा, और ये हमारा तो y है ही। इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? हमने देखा था इन्फिनाइटली वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इस डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, चूँकि वायर 1 है, नोटेशन हमारा होगा E1,
और ये वायर का देखें, सो इस वायर के कारण इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सो चूँकि ये वायर 2 है, सो इसके कारण लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, लेट्स कॉल एज E2। चलो अब अलग अलग दोनों को निकालते हैं। सो पहले E1 का वैल्यू निकालते हैं, और यदि हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा सो हमें अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना होगा। सो लेट्स कॉल दिस एज, अच्छा दिया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हमें अपना डिफाइन करने का ज़रूरत ही नहीं है। सो इन दिस वे दिस इज आई हैट एंड इन दिस वे दिस इज जे हैट। सो पहले हम E1 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सो क्या लिखेंगे हम लोग, और दोनों पे चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है लेमडा, और इस पे भी हमारा जो है वो चार्ज डेंसिटी कितना है, लेमडा। सो पहले हम वायर 1 के कारण यहाँ पे निकालते हैं। सो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, सो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो इसका वैल्यू क्या है, ये वाला परपेंडिकुलर x है, सो लिखेंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। ऐसे यदि हम E2 का लिखें सो लिखेंगे लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो दिस इज y, सो यहाँ पे यूज हो जाएगा y। और यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखें सो वेक्टर E इज इक्वल टू, E1 मेरा x डायरेक्शन में है सो आई हैट, और E2 मेरा y डायरेक्शन में है, सो लिखेंगे E इज इक्वल टू E1 आई हैट प्लस E2 जे हैट। और E1 का वैल्यू रखें तो हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x आई हैट प्लस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y जे हैट। और कुछ कॉमन ले लें सो 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई x आई हैट प्लस 1 बाई y जे हैट। अब आपसे पूछ सकता है कि आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। सो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, चलो यहीं पे निकाल लेते हैं। सो मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा, E इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के सो आई हैट का जो रहता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर। थोड़ा इसको और सॉल्व करें सो लिख सकते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, सो लिख सकते हैं क्या इसका मैग्नीट्यूड, लिखेंगे E इज इक्वल टू लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर रूट हटाते हैं, और स्क्वायर रूट हटा के यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखते हैं, तो लिखेंगे लेमडा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स वाई, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड। सो कुछ इस तरीके से जो है आपके सवाल मिलते हैं। सो जैसा मैंने बोला कि आपको जनरल फॉर्म में जो है वो सवाल नहीं मिलते हैं। सो अभी तक जितने भी मैंने सवाल किए उसमें क्या था, सब कुछ इनफाइनाइट वगैरह था। सो हम लोग कुछ और प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हम लोग फाइनाइट लेंथ पे भी बात करेंगे, जहाँ पे मैंने एक केस लिया था कि आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट यदि लाई करता है सो उसके कारण जो आपका है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। स्पेशल केस का जो हमारा थर्ड पार्ट था, जो तीसरा केस हम लोग ने डिस्कस किया था, सो नेक्स्ट क्लास में उस पे बेस्ड कुछ सवाल जो हैं वो यहाँ पे करेंगे। और फिर साथ में मैं यहाँ पे फिर से 11th का एक और टॉपिक लेके आऊँगा विच इज़ नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे हम लोग फिर से इक्विलिब्रियम पे एक सवाल करेंगे, और देन हम लोग मूव करेंगे कि स्ट्रेट वायर की जगह पे यदि हमारे पास कर्व वायर आ जाए, सो कर्व वायर के कारण हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। सो ये सब हमारा होगा अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।